students, welcome to my channel. This is Dr. Kavita Chauhan from Prerna Coaching Academy. Today I am going to start with another chapter for class 12 political science. Name of the chapter is Parties and Party System in India. जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें जो सेकंड चैप्टर था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसको मर्ज किया गया है चैप्टर 5 में, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। एनसीईआरटी की बुक अभी आई नहीं है तो हमें नहीं मालूम कि कितना कंटेंट इन दोनों चैप्टर्स का सिमिलर रहेगा और कितना कुछ और नया इसमें ऐड होगा। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी रिवाइज करिकुलम में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स दी हुई है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, मैं उनको बेस बना के इन दोनों चैप्टर में उससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं सारा आपको कवर करूंगी, और जो उसके अलावा मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए पार्टीज के बारे में या पार्टी सिस्टम के बारे में, वो भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। दिस चैप्टर विल बी कंक्लूडेड इन 2 और 3 पार्ट्स, क्योंकि लंबा चैप्टर बन जाएगा तो आपको मेरे रेगुलर पार्ट्स, तीनों पार्ट्स या दोनों जो भी मैं बनाऊंगी वो देखने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, but before that, if you are new to my channel, then subscribe to my channel and also press the bell icon so that you keep getting the regular updates regarding my videos. Let's start parties and party system in India. You have read about the making of Indian Constitution in class 11th. Second challenge जो हमने पढ़ा था chapter 1 में, that was to establish democracy. अब हम इसमें बात करेंगे कि ये जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की गई कंट्री में, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो उस वक्त हमें फेस करनी पड़ी। जब इंडिया बॉर्न हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, दोस टाइम्स वर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस कंट्री में ऐसी थी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये एप्रीहेंशन थी दूसरी जो कंट्रीज थी उनके लीडर्स के माइंड में कि जो इंडिया यहाँ पे डेमोक्रेसी फॉलो करने का डिसीजन ले रहा है, क्या वो एक सही डिसीजन है या नहीं। मतलब सबको इस बारे में डाउट था, क्योंकि जो और कंट्रीज थी जो इसी वक्त सेम टाइम पे इंडिपेंडेंट हुई थी, उन कंट्रीज में प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ज्यादा चॉइस या प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश करेगा कंट्री में। इसका एक ये भी कारण था कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट थी, दैट वाज आल्सो कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। And our leaders at that time, or you can say freedom fighters, they were conscious of the central role of politics in situations like this. उन्होंने पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम नहीं समझा था। हालांकि पॉलिटिक्स को रिलेट किया जाता है पावर कैप्चरिंग से और कंपटीशन से, लेकिन ये कंपटीशन जो होता है दैट कैन बी अ हेल्दी कंपटीशन ऑल्सो। इसके भी अपने एडवांटेजेस होती हैं, डिसएडवांटेजेस अगर होती हैं तो इसीलिए आप ये कह सकते हो दे सॉ पॉलिटिक्स एज अ वे ऑफ सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स। आप ये कहोगे कि जैसे आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री में जिस तरीके की डाइवर्स पॉपुलेशन थी, उसमें लोगों की कॉन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस थी, बहुत मतलब अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स थे, सोसाइटी में बहुत ज्यादा यू कैन से डाइवर्सिटी थी, हर फॉर्म की डाइवर्सिटी थी। और जो हमारे लीडर्स थे उनको लगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वॉज द ओनली वे which could provide solution to these conflicts. तो इसीलिए हमारी कंट्री में ये डिसाइड किया गया कि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950. अगर हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है वो है इलेक्शंस, बिकॉज इलेक्शन इज द मैकेनिज्म थ्रू विच दिस सिस्टम कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस। और जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये इलेक्शन कमीशन को सेटअप किया गया 1950 में ताकि कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाएं। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952। कंप्लीशन तो 1952 में हुआ था, लेकिन ये जो हमारे जनरल इलेक्शंस थे इनको 1951 के इलेक्शन से बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल और यू कैन से मोस्ट ऑफ द वोटर्स दे वोटेड इन 1951। फरवरी में कुछ जो बचे हुए इलेक्शंस थे वो हुए थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। जब हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए तो उस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की गई। इलेक्शन करवाना हमारी कंट्री में जो इस तरीके की स्टेज थी हमारी कंट्री की पार्टीशन वाली,
कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके नेम्स मतलब रजिस्टर्ड नहीं थे। बहुत मूवमेंट हुई थी लोगों की, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान से यहाँ की तरफ, तो काफी कुछ चेंजेस आ गए थे। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो यहाँ पे फेस की गई। इलेक्शन कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ड्रॉइंग द बाउंड्रीज। जो हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री थी उसके अंदर ज्योग्राफिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको इस्टेब्लिश करना था। कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है एक वो एरिया, आप कह सकते हो इट इज अ टेरिटोरियल और यू कैन से इट इज अ ज्योग्राफिकल डिवीजन वेयर द वोटर्स रिजाइड। तो पूरी कंट्री में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो इनको डिमार्केट करना बहुत जरूरी था। So drawing the boundaries was required. Voters list was to be prepared. What is a voters list? Voters list is a list in which there are names of all the eligible voters. जो भी जैसे हमारी कंट्री में जो अभी प्रेजेंट जो क्राइटेरिया है that every adult citizen can vote in the election, and जो adult citizen है वो आप बनते हो जब आप 18 years के हो जाते हो। तो वोटर लिस्ट बनानी थी उस वक्त, लेकिन वोटर लिस्ट जब बनाई गई तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की गई। मेनी डिफिकल्टीज वर फेस्ड। 40 लाख women वर नॉट रिकॉर्डेड। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो औरतें थी उनके जो नेम्स थे, जब वोटर लिस्ट बनाई गई तो उनके जो नेम्स थे वो उनके नेम्स नहीं डाले गए थे, बल्कि डाल दिया गया कि वाइफ ऑफ सो एंड सो या डॉटर ऑफ सो एंड सो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वोटर लिस्ट में क्लियरली नेम मेंशन होने चाहिए, एज मेंशन होनी चाहिए, तभी उसको लेजिटिमेसी मिलती है। तो ये प्रॉब्लम्स हुई। देन नेक्स्ट वाज देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स वर देयर। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ज्यादा वोटर्स होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी कि ओनली 15% वर लिटरेट। अब अगर आप पढ़ लिख ही नहीं सकते हो तो आप जब वोट डालने जाओगे तो कैसे आप रिलेट करोगे कि क्या है पॉलिटिकल पार्टी या उसकी क्या आइडियोलॉजीज है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये भी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके का वोटिंग मेथड चूज किया जाएगा, क्योंकि जो वोटर्स वोट करने आएंगे अगर वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, अगर वो पार्टी के नाम को नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर वो किस तरीके से वोट करेंगे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। So this was the background, you can say, in which the first general elections were conducted, and these were the many problems which were faced at that time. Next was, अब हम बात करेंगे first general elections की। It took 6 months for the campaigning, polling and counting to be completed. Elections जब भी होते हैं तो उससे पहले election campaigning की जाती है। Election campaigning basically is a method through which the political parties or the candidates who are contesting elections, they meet people or they put forward their policies and programs in front of people, and through this then the people are able to decide that they are going to vote for which political party in the elections. So 6 months लगे यहाँ पे campaigning में, polling में and counting में। Polling होता है basically the day when the vote has to be given। सब कुछ हो गया, 6 महीने लगे। इलेक्शंस बहुत कॉम्पिटिटिव माने गए। इनफैक्ट ऐसे जो कुछ लीडर्स थे जिन्होंने इलेक्शन लूज किया था, उन्होंने भी इसको कॉम्पिटिटिव बोला। When the results were declared, these were accepted as fair even by the losers. Observers outside India were equally impressed. बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं जो बोली गई थी उस वक्त इंडिया के लिए कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा गेम खेल रहा है डेमोक्रेसी फॉलो करके, और मतलब ये जो डिसीजन है डेमोक्रेसी फॉलो करने का, आने वाली जनरेशन या आने वाले टाइम में इसको एक मतलब इसके ऊपर रिग्रेट किया जाएगा या इसको एक इसके लिए पछतावा किया जाएगा कि ऐसा डिसीजन इंडिया ने क्यों लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि इंडिया ने इलेक्शंस कंडक्ट किए और ऑब्जर्वर जो थे बाहर वाले, उन्होंने भी इसको वो भी काफी इम्प्रेस हुए। India's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. और ये इसलिए एक लैंडमार्क माना गया क्योंकि इंडिया जिस सिचुएशन में था उस वक्त, पार्टीशन जो हो चुका था, स्टेट बाउंड्रीज जो थी वो ड्रॉन नहीं थी, क्लियरली डिमार्केशन नहीं हुई थी, और इन कंडीशंस में इलिटरेसी, पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, इन सारी कंडीशंस के होते हुए भी इंडिया ने ये इलेक्शंस किए। So that is how these elections became a landmark in the history of democracy all over the world. Now I will discuss about political parties. What
a political party? When we talk about political party, so you can just relate the importance of political party to this fact that most of the people, they might not know about what democracy is. लेकिन जो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नॉलेज रहती है. आप चाहे रिमोट एरियाज में जाएं, किसी से पूछें, या रूरल एरियाज में किसी से पूछें, या अगर अपने आसपास किसी इवन रिक्शा पुलर को पूछें, तो उसको भी पता होगा पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में. हो सकता है उसको पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन ना पता हो, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज उसके एरिया में इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, उनके बारे में उसको जानकारी हमेशा होती है. So you can say that for most people, democracy is equal to political parties. अगर मैं 100 साल पहले की बात करूं, तो about 100 of years ago, there were very few countries which had any political party. But now if I talk about today, then there are very few countries which do not have a political party. So इस तरीके से political parties की बहुत growth हुई है पिछले कुछ सालों में. जब हम पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन की बात करते हैं, सो अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस. लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट दे अग्री ऑन कॉमन और सिमिलर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विच दे नीड टू फॉर्मुलेट टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. तो ये पॉलिटिकल पार्टी एक उन लोगों का एक ग्रुप है जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं जो सबके लिए, सबके वेलफेयर के लिए होती है, उनके ऊपर वो अग्री करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. सो देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी जिन चीजों से बनी है वो है 3 कंपोनेंट्स: लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स. ये तीनों जो कंपोनेंट्स है, ये जो चीजें हैं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लीडर्स जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं. जो रैलीज होती हैं, इलेक्शन कैंपेन होती है, उनमें बढ़ चढ़ के उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं. और फॉलोअर्स होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं और उसके लिए वोट करते हैं. तो ये सारे बातें हैं पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड. अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है. लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू रिलेट द टर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. देखो, इलेक्शन कंटेस्ट करने की जब हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना जरूरी है. आई ऑल्सो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन इफ आई मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो कोई भी इंसान इलेक्शन लड़ सकता है. लेकिन होता क्या है कि अगर सब लोग ही इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और सब इंडिविजुअली सरकार बनाएंगे, तो उससे नुकसान क्या होगा कि जो इंडिविजुअल कैंडिडेट होगा वो अपने सिर्फ रीजन के लिए उसको कंसर्न होगा, और वो सिर्फ उसी की डेवलपमेंट के बारे में पॉलिसी मेकिंग करेगा. और जो कंट्री एज अ होल है, उसके लिए जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के केस में नहीं हो पाएगा, और अकाउंटेबिलिटी भी कम हो जाएगी. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब होती है तो एज अ ग्रुप फंक्शन करती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, जो भी डिसीजंस लिए गए हैं अगर वो खराब निकलते हैं तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं. तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको मैं यहाँ पे रिलेट करूंगी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि 2 फॉर्म होती है डेमोक्रेसी की, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी आजकल प्रैक्टिस नहीं होती है. बस कुछ एरियाज है या कुछ लेवल्स हैं, आप कह सकते हो, जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है. अगर हम अपनी कंट्री में ग्राम सभा की बात करें, सो दैट इज वन इंस्टीट्यूशन वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड. अदरवाइज नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रैक्टिस्ड. इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं लॉ मेकिंग में, लेकिन जिन लोगों को वो चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में बैठ के लॉ मेकिंग करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. फंक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फंक्शन इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस. हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और इलेक्शन में जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है. ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. सेकेंड इज टू फॉर्म गवर्नमेंट. So after once the election results are declared,
So the political party which gets majority forms the government. Next important function is कि जो पॉलिटिकल पार्टीज सरकार का हिस्सा होती है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया होता है उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली होती है, लेकिन उनके जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन जीत जाते हैं वो उनका जो ग्रुप होता है दैट एक्ट एज एन ऑपोजिशन. सो पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू प्ले दिस रोल ऑफ opposition, and when they act as opposition, what is their main function? Their main function is to highlight the flaws in the law making or the policies of the government and give a critical opinion about the functioning of the government in power. ये उनका मेन काम होता है. इसके साथ साथ जो पार्टी सरकार बनाती हैं या जो पार्टीज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बैठती हैं किसी भी कंट्री के, जैसे कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, तो वो जो लॉ मेकिंग होती है, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं, वो सारा का सारा जो फंक्शन होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज ही परफॉर्म करती हैं. जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन भी शेप करती हैं. मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन हियर इज दैट जो जनता होती है, जनता किसी भी जो कंट्री के इश्यूज होते हैं या मुद्दे होते हैं उनके ऊपर एक ओपिनियन बनाती है, और इन ओपिनियन ये जो ओपिनियन होती है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट करती हैं. अगर हम बात करें तो इवन इलेक्शन कैंपेन्स जब होती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेस करती हैं लोगों को और उनको बताती हैं कि किस तरीके की उनकी आइडियोलॉजी या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं, या इवन दे टॉक अबाउट दी पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. तो ये सब होता है, और कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन इश्यूज के लिए लोगों की जो डिमांड्स होती है, अगर जो गवर्नमेंट इन पावर है वो आंसरेबल नहीं है या वो कोई कंक्रीट मतलब स्टेप्स नहीं उठा रही है, तो उन केसेस में भी बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आगे आती हैं और वो उस मूवमेंट को लीड करती हैं. इस तरीके से हाईलाइट किए जाते हैं बहुत सारे इश्यूज जो लोगों से रिलेटेड होते हैं, और उसके थ्रू फिर लोग अपनी एक ओपिनियन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक ओपिनियन. सो पॉलिटिकल पार्टी shape public opinion. So to contest elections, to form government, to shape public opinion, to formulate policies and programs, to act as opposition. ये है सारे मेन फंक्शंस जो पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म करती है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द पार्टी सिस्टम. How many parties are good for a democracy? That we are going to discuss, although we cannot predict that what kind of party system would be appropriate for a particular country, because it depends on the circumstances and situations of a country, that how was it formed as a nation, and on the basis of that the party system, you can say, existed or followed in that country. So when we talk about how many parties are good for a democracy, let us first understand different types of party system. First one is one party system. In some countries only one party is allowed to control and run the government. These are called as the one party systems. तो सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे एक पार्टी होती है मेन जिसको अलाउड होता है कि वही पार्टी कंट्रोल करेगी या फॉर्म करेगी गवर्नमेंट. Although there are many other political parties which may exist in this kind of system, लेकिन यहाँ का जो इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो इस तरीके से होता है कि जो दूसरी पार्टीज होती हैं उनके ऊपर वो अलाउ नहीं होता है उनको कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके. सो इन चाइना only the Communist Party is allowed to rule. Although people are free to form political parties, but it does not generally happen. तो लोगों को वैसे फ्रीडम होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, लेकिन वो जो पार्टीज होती हैं उनको फेयर चांस नहीं होता है सिस्टम में आने का या गवर्नमेंट बनाने का. सो दिस इज कॉल्ड एज वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम की अपनी कुछ अच्छाइयां भी है और कुछ बुराइयां भी हैं. वन पार्टी सिस्टम को डायरेक्टली रिलेट नहीं किया जा सकता है डेमोक्रेसी से, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो मतलब फ्रीडम होना. जब जो इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं that those have to be conducted in free and fair manner. That is the first requirement. लेकिन सिंगल पार्टी सिस्टम में ऐसा हम नहीं देख पाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो एक खास बात होती है सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में, वो होती है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है कंट्री के अंदर. क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी है जो सरकार बनाती है तो सरकार टूटने के चांसेस नहीं होते हैं, और वो जो चीज होती है वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है political system को. Second is two party system. In some countries power usually changes between two main parties. यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि और पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं,
लेकिन एक जो सिस्टम है वो ऐसा बन गया है पिछले इतने सारे सालों में उन कंट्रीज में कि सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो मेन पार्टीज होती हैं, और जो पावर होती है वो उन्हीं के बीच में चेंज होती रहती है. सो सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, बट ओनली द टू पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट. इनमें यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम. यहाँ पे भी ये एक एडवांटेज ये है कि लोगों के पास एक ऑप्शन होती है, जैसे कि सिंगल पार्टी सिस्टम में ऑप्शन नहीं होती है. यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन होती है कि जो पहले पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना के बैठी होती है, अगर लोग उसके काम से खुश नहीं है तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट इलेक्शन में नेक्स्ट सेकंड पॉलिटिकल पार्टी को चांस दे सकते हैं. लेकिन यहाँ पे भी मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों के पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं होती है, क्योंकि बार बार मतलब जब भी उनकी कंट्री में इलेक्शन होंगे तो सिर्फ यही दो मेन ऑप्शन उनके सामने आती हैं. और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के काम से लोग संतुष्ट ना हो तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है. सो जो ऑप्शन है वो लिमिट हो जाती है लोगों की. सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट इज मल्टी पार्टी सिस्टम. आजकल बहुत सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम को प्रेफर किया जा रहा है. मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि इफ सेवरल पार्टीज कम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, सो दैट काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज मल्टी पार्टी सिस्टम. तो मतलब ऐसा नहीं है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में हमेशा ही बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर सरकार बनाती हैं या अलायंस पॉलिटिक्स होती है. ऐसा जब मैं इंडिया के बारे में डिस्कस करूंगी तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने बहुत ज्यादा डेकेड्स तक हमारी कंट्री में हमेशा पावर को कैप्चर किया था. तो यहाँ पे पार्टीज कंपीट करती हैं और चांसेस होते हैं दो से ज्यादा पार्टीज के सरकार बनाने के और सीट कैप्चर करने के. इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोलिशन. सो ये कोलिशन बोला जाता है इसको कि एक ग्रुप होता है जिसमें ये जो सारी की पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो एक ग्रुप बना लेती हैं, एक अलायंस बना लेती हैं, एक फ्रंट बना लेती हैं, और इसको कोलिशन गवर्नमेंट भी बोला जाता है. When several parties join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance. तो जब ये बहुत सारी पार्टीज जो होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, और सिर्फ पर्पस क्या होता है कि इलेक्शन कंटेस्ट करना और पावर कैप्चर करना, सरकार बनाना, उसको हम कहते हैं अलायंस या फ्रंट. सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम. इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है. लेकिन आप यहाँ पे ये कहना कि किस तरीके का जो पार्टी सिस्टम है या जो कितनी पार्टीज हैं वो किसी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होती हैं, वो डिपेंड करता है कंट्री की रिक्वायरमेंट्स पे या कंट्री की बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस पे. तो वन पार्टी सिस्टम किसी कंट्री के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, सो डाइवर्स पॉपुलेशन में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करती है जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जब फॉर्म की जाती हैं तो उनके पीछे भी कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो इश्यूज हैं या एस्पिरेशंस हैं उनको पूरा करना उस पॉलिटिकल पार्टी का एक एम हो सकता है. तो इसलिए ये कहना कि कौन से टाइप का पार्टी सिस्टम किस पर्टिकुलर कंट्री के लिए अच्छा होगा या अप्रोप्रिएट होगा वो पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया. जो अब मैं इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगी उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हमारी कंट्री में उस वक्त या इंडिपेंडेंस से पहले इमीडिएटली या बाद में कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उस वक्त फॉर्म हुई थी, और आज की तारीख में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी कंट्री में एज नेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है या स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं. और उसी में मैं ये डिस्कस करूंगी कि कैसे जो एक सिस्टम था, जो एक टाइम था, कुछ डेकेड्स थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली एक्टेड एज one main party in our political system, and that was called as one party dominance by the Congress. That I will discuss in the second part. Stay tuned for that. मेरे जो बाकी के वीडियोस हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं. तो पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ वीडियोस हैं और कुछ इंग्लिश के हैं. पॉलिटिकल साइंस का एक पूरा जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर्स इस साल जो आने वाले हैं उनके सारा मैं अपलोड कर चुकी हूँ वीडियोस, और अब मैं इस वाली बुक पे फोकस करूंगी. So I hope you enjoyed the class. Thank you so much.